दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास बाल विकास पैडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है बाल विकास का जो 8वां चैप्टर दिया गया है भाषा और चिंतन, उसके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज के क्लास में पहला क्वेश्चन कहा गया है परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है भाषा विकास से, दूसरा ऑप्शन दिया है सृजनात्मकता से, तीसरा ऑप्शन दिया है मूल्यांकन से, चौथा ऑप्शन दिया है समावेशी शिक्षा से। तो इसमें परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। परिपक्वता का सिद्धांत किस बात से संबंधित है? तो परिपक्वता का सिद्धांत जो है भाषा विकास से संबंधित होता है। तो पहले का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी बालक द्वारा यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? यानी आप सभी शिक्षकों से ये प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है लेकिन क्या है, अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो आप इसे सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उसे उस वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे, या उसे स्वयं उस प्रश्नों को सही से बोलकर बताएंगे, या उसे सही वाक्य संचार के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे, या उसकी शिकायत क्या करेंगे, अभिभावक से करेंगे और उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि क्या करे, उसका अभिभावक अपने बच्चों को सही से बोलना सिखाए। तो इसमें कौन सा क्या चीज़ आप करेंगे? यदि बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त वाक्य या भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से जो है सही है किंतु क्या है, अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उसे स्वयं उस वाक्यों को या उस वाक्य को सही से बोलकर बताएंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो दूसरे का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? वह नित्य गाने की कसरत करता है। यानी एक वाक्य है, इसमें कहा गया है वह नित्य गाने की कसरत करता है। वाक्य कैसा वाक्य है? पहला ऑप्शन दिया वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है, या अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। यहाँ विन्यास होगा, यहाँ विज्ञान लिखा हुआ है। अर्थ विज्ञान यहाँ फिर एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, या अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो क्या है, यदि कोई बच्चा है जो वह नित्य गाने की कसरत करता है ऐसा वाक्य प्रयोग करता है तो इसमें कौन सी गलती है, इसको आपको छांट के बताना है। तो इसमें जो है वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन क्या है, यह अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ये विन्यास नहीं विज्ञान ही है। तो इसमें हम पहले कुछ दूसरा बता दिए थे। तो वह नित्य गाने की कसरत करता है वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि नित्य गाना जो है, गाने का कसरत नहीं किया जाता, गाने का प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि यानी ग्रामेटिकली तो ये रॉन्ग हो जाएगा लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही हो जाएगा। तो तीसरे का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? यानी ये इसमें जोड़े दिए गए हैं और इसमें जो सही होने की संभावना सबसे कम है उसको हमको बताना है। तो इसमें बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, या दूसरा दिया गया है भाषा और विकास, क्या भाषा और विचार प्रारंभ में दोनों भिन्न गलतियां हैं? तो इसमें क्या कहा गया है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की, या भाषा और विन्यास प्रारंभ के दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगॉस्की, भाषा विचार पर आधारित होते हैं, इस प्याजे। फिर चौथा दिया गया है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, क्या वी.एफ. स्किनर। तो इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है? तो सही होने की संभावना जो इसमें तीसरे में दिया गया है भाषा विचार जो होता है, भाषा विचार पर आधारित होते हैं, ये क्या जीन पियाजे बोले थे, तो ये बात सबसे कम सही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा रॉन्ग है और क्वेश्चन की दृष्टि से हमारा यही आंसर
हो जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम। क्या दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य कैसा वाक्य है। पहला दिया है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है, या अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है, या अर्थ विन्यास एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, या अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो ये कैसा है, तो इसको हमको बताना है। तो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, वाक्य किस प्रकार है। तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, चौथा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई वाक्य कैसा वाक्य है, ये जो है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है। आप इसको अगर कोई भी किसी को सामने बोल दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ राम का भाई जो है स्कूल जाने जा रहा था और वो दौड़ते हुए जा रहा था, तो अर्थ तो सही समझ लेगा। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाएगा, वाक्य विन्यास की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये गलत है। पहले कर्ता आना चाहिए, फिर क्रिया आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, उसके बाद अन्य आना चाहिए। तो ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है। तो 5वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 6वां क्वेश्चन कह रहा है, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो क्या कहलाता है। स्वरूपिम कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है, मुहावरा कहलाता है, या फिर स्वनिम कहलाता है। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो वो क्या कहलाता है। तो 6वें का हमारा जो क्या कहलाता है, तो वो जो रूपिम कहलाता है। क्या? वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हो वो रूपिम कहलाता है, रूपिम कहलाता है। तो 6वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, 7वां देखते हैं हम लोग। 7वां बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है भाषा सीखने का साधन है। पहला कहानी सुनना, दूसरा प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तीसरा अनुकरण द्वारा, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो 7वें का जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने के साधन है। तो कहानी के द्वारा भी भाषा सीखा जा सकता है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी भाषा सीखा जा सकता है, और अनुकरण के द्वारा भी भाषा सीखा जा सकता है। बच्चे अनुकरण के द्वारा ही तो ज़्यादा सीखते हैं। तो ये भी हमारा सही है, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 7वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है। ऐसा कौन सा कारक है जो भाषा विकास को प्रभावित करता है। ए स्वास्थ्य, बी परिवार का आकार, सी लिंगीय भिन्नता, डी परिपक्वता। तो इसमें कूट दिया गया है, ए बी सही है, या सी डी सही है, या बी सी सही है, या फिर ए बी सी डी चारों सही है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक जो है भाषा विकास को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य भी जो होता है भाषा विकास को प्रभावित करता है, परिवार का आकार भी भाषा विकास को प्रभावित करता है, लिंगीय भिन्नता भी भाषा विकास को प्रभावित करती है, और परिपक्वता भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यानी बालक के भाषा विकास में ऐसे कारक जो प्रभावित करते हैं, बालक के भाषा सीखने में प्रभावित करते हैं या बाधा डालते हैं, वो ये सभी कारण हो जाएंगे। स्वास्थ्य भी हो जाएगा, परिवार का आकार भी हो जाएगा। अगर बड़ा परिवार है तो वहाँ ज़्यादा इधर उधर की बातें होंगी तो वो भी भाषा विकास को प्रभावित करेगा। लिंगीय भिन्नता भी होता है, परिपक्वता भी होता है। तो इसमें 8वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कह रहा है ए बी सी डी चारों। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष विकार से संबंधित नहीं है। निगेटिव हमको छाटना है कि इसके परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष विकार से संबंधित नहीं है। पहला ध्वनि परिवर्तन, दूसरा तुतलाना, चौथा हकलाना, और तीसरा हकलाना, चौथा अस्पष्ट उच्चारण। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष विकार से संबंधित नहीं है। तो भाषा विकार जो है ध्वनि परिवर्तन है, तो ये कट जाएगा। तुतलाना है तो भाषा परिवर्तन है, यानी ध्वनि से संबंधित विकार है। हकलाना भी ध्वनि से संबंधित विकार है। पूछ रहा है ध्वनि से संबंधित विकार कौन सा नहीं है, तो अस्पष्ट उच्चारण जो होता है ध्वनि संबंधी विचार नहीं होता है। तो 9वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, कथन ए चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। तर्क आर चिंतन के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसको हमको छांट के बताना है। तो 10वें का पहला ऑप्शन देखते हैं, कथन ए और आर दोनों सही हैं, या बी ये दूसरा
कथन ए और आर दोनों गलत हैं, या तीसरा कथन ए सही है किंतु आर गलत है, चौथा कथन ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें क्या है, कौन सा सही है? इसमें दोनों में बोला गया था, क्या कहा गया था, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। फिर तर्क दिया गया चिंतन के लिए किसी भी कारण का होना आवश्यक नहीं होता। तो ये बात तो 100% रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि आप चिंतन कर रहे हैं तो कोई न कोई आपका किसी कारणवश आप चिंता कर रहे होंगे, तो आर गलत है। उसके बाद उसके हिसाब से देखते हैं 10वें का। इसमें कहा गया है कथन ए सही है किंतु आर गलत है। अब ए सही क्यों है? क्योंकि चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। आप जो वास्तविकता में जो भी घटना घटती है उसी में आप चिंतन करते हैं, या अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर पारिवारिक क्षेत्र में। तो ए सही है परंतु क्या है, आर गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 10वें का तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी किसकी प्रधानता बढ़ती है? यानी किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती जाती है? तो किसकी प्रधानता बढ़ती जाती है? तो पहला दिया है तर्क की, दूसरा दिया है सामान्यीकरण की, तीसरा दिया है आत्मकेंद्रीकरण की, चौथा दिया है जीववाद की। तो किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती जाती है? तो चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता भी बढ़ती जाती है। बालक जितना ज़्यादा मतलब कि जितना उसका एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी तर्क करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो 11वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे? तो उससे क्या पाएंगे? यदि आपकी कक्षा में एक दोषयुक्त बालक है, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, यह वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, या भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करता है, या वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो इसमें कहा क्या गया था? इसमें कहा गया था यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे? तो सामान्य जो बालक सामान्य होते हैं उनकी अपेक्षा आप क्या पाएंगे उस पिछड़े बालक में? इसके बारे में, दोषयुक्त बालक है तो आप क्या पाएंगे? तो इसमें क्या होगा, उसमें उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होगा। तो इसकी पहचान आप कर लेंगे। तो 12वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला ऑप्शन दिया है अभिसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन दिया है समस्या समाधान, तीसरा ऑप्शन दिया है सृजनात्मक चिंतन, चौथा ऑप्शन दिया है सामान्य चिंतन। तो यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इस प्रकार के उत्तर के लिए सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि आप ऐसे प्रश्न बालकों से पूछेंगे तो बालक कल्पना करके अपनी सृजनात्मक क्षमता के द्वारा वो पता लगाएंगे कि यदि बारिश ना होगी तो क्या होगा। तो ये इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? तो ये सृजनात्मक चिंतन कहलाता है, या सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। तो 13वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी छात्र के पास 5 आम हैं, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? यदि आप बालक से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि व्यक्ति के पास 5 आम है, यानी किसी व्यक्ति के पास 5 आम है, इनमें से 2 आम क्या करता है, वो अपने मित्र को दे देता है और 1 आम अपनी पत्नी को दे देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उस चिंतन को क्या कहा जाता है? पहला अभिसारी चिंतन, दूसरा सृजनात्मक चिंतन, तीसरा मूल्यांकन, चौथा आलोचना। तो इस प्रकार के चिंतन को अभिसारी चिंतन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसके क्योंकि उसमें सब बालक जो है कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से बताएगा, तो ये सृजनात्मक चिंतन के अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, सृजनात्मक चिंतन होता है। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? उच्च अभिसारी चिंतन या मूल्यांकन या फिर भाषा विकास। तो सृजनात्मक चिंतन कैसा चिंतन होता है आपको बताना है। तो सृजनात्मक चिंतन जो होता है उच्च अपसारी चिंतन होता है।
तो 15वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब सृजनात्मक चिंतन होता क्या है? सृजनात्मक चिंतन चिंतन की एक नवीनतम क्या होती है? तकनीक होती है। क्या तकनीक होती है? तकनीक होती है। यह बालकों में किसी विषय तथा घटना वस्तु के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण पैदा करता है। यानी किसी घटना के बारे में बालक अपने अच्छे तरीके से नवीन तरीके से सोचने का जो बुद्धि पैदा होता है या दृष्टिकोण पैदा होता है। तो पहले का जो 15वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? 16वां पहला ऑप्शन दिया है प्रकल्पना का निर्माण करना, दूसरा प्रकल्पना का परीक्षण करना, तीसरा समस्या के लिए प्रति जागरूकता, दूसरा प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। क्या निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति सबसे पहले आप क्या हो? जागरूक होंगे, तभी तो समस्या का निपटारा कर सकते हैं। तो 16वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां, यहाँ से दोस्तों पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, तो हम लोग देखते हैं। ये सीटेट नवंबर 2012 में आए हुए क्वेश्चन है। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं? यानी पहले कौन सा चरण आता है, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे कौन कौन से चरण आते हैं किसके? चिंतन के सूचना प्रकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो 17वें में जो दिया गया है, पहला दिया गया है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा पूर्व प्रकरण और चौथा श्रेणीकरण। तो इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? पूर्व प्रक्रमण, उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर उसके बाद क्या कहते? श्रेणीबद्ध करते हैं, यानी सी के बाद डी आएगा। उसके बाद श्रेणीकरण के बाद क्या होगा? उसके बाद प्रक्रिया चयन करेंगे। तो इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। तो यानी CDBA जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो किस में है? ये चौथे ऑप्शन में है CDBA। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सबसे पहले पूर्व प्रकरण आता है, फिर श्रेणीकरण आता है, फिर उसके बाद प्रक्रिया का चयन आता है, फिर उसके बाद प्रक्रिया का क्रियान्वयन आता है। यानी ये पहला आ गया, उसके बाद ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वें का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पहला स्वनिम, दूसरा संकेत प्रयोग विज्ञान, और तीसरा वाक्य, चौथा रूपिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है, सुनना। तो 18वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, था फ चा ध्वनियाँ हैं या कैसी ध्वनियाँ हैं? जुलाई 2013 में आया क्वेश्चन है। स्वनिम है कि रूपिम है कि लेखिम है कि शब्दिम है? था फ चा ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ हैं? तो था फ चा जो है ध्वनियाँ जो स्वनिम ध्वनियाँ हैं। तो 19 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? यानी कोई एक बच्चा है, वो एक भाषा सीख रहा है, वो अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, वह उसी मातृभाषा को दूसरा बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों बच्चे जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं या गलती कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा सरलीकरण, तीसरा विकासात्मक, चौथा अत्यधिक संशुद्धता। तो दोनों बच्चे किस प्रकार की गलतियां कर सकते हैं? यदि क्या कर रहे हैं दोनों बच्चों, एक बच्चा जो है बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों जो है किस प्रकार की गलतियां करेंगे? तो वो विकासात्मक गलतियां करेंगे, विकासात्मक संबंधी वो दोनों गलतियां कर सकते हैं। तो 20वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एल्बर्ट बंडूरा जी ने किया था। निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। या तीसरा, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है। तो इसमें से कौन सा क्या है?
अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आपको बताना है। तो 21 में जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है, यही ऑप्शन राइट है। यही चीज़ वो अल्बर्ट बंडूरा जी बोले थे। क्या? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, आर्जव तर्क देता है, आर्जव नाम का एक बालक है जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है, यानी ये तर्क देता है नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है और सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, दूसरा स्थिरता तथा अस्थिरता बहस, तीसरा ऑप्शन सतत एवं असतत अधिगम, चौथा ऑप्शन प्राकृतिक एवं पालन पोषण पर वाद विवाद। तो इसमें से दोनों क्या कर रहे हैं? कैसा? जैसे आर्जव है वो भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, वो आर्जव बोल रहा है, लेकिन सोनाली महसूस करती है, यानी अपने पास पड़ोस में देखती है या महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच में यह चर्चा किस विषय पर है? तो आर्जव और सोनाली के बीच में यह चर्चा जो है स्थिरता और अस्थिरता के बीच में बहस है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, भारत में क्या? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन कौन सा होगा? सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। दूसरा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। या चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड देना चाहिए। तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, जैसे भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, यानी बहुभाषी लोग बहुत रहते हैं, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो होता है दंडित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बच्चों को अगर मातृभाषा वो बोल रहा है तो क्या दंडित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये बात गलत है। उसके बाद जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी बात गलत है। उसके बाद विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो, ये भी गलत बात है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बचा, तो यही दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसमें कहा क्या गया था। दूसरा ऑप्शन में कहा गया था शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ये बात सही है। क्या? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं के अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, इसके हिसाब से भी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये? तो 23वां का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन कह रहा है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इससे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए, या समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बहुभाषिकता जो होती है दोस्तों हमेशा बालक को क्या संसाधन के रूप में देखी जानी चाहिए। बहुभाषिकता से बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो बहुभाषी कक्षा जो होती है हमेशा बहुत अच्छे तरीके से संचालित होती है, वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो 24 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ना तो बहुभाषिकता परेशानी बढ़ाती है, ना समस्या बढ़ाती है, ना तो बाधा होती है, संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे यदि अपना मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो 24 का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका क्या करें, उसका अनुपालन करें। या तीसरा, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। या चौथा ऑप्शन दिया गया है
अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हम देखते हैं। इसमें कहा गया है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को चाहिए कि अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी, नहीं ये तो नहीं होगा 25 का जो चौथा ऑप्शन दिया है, ये व्याख्या देना तो निगेटिव होता है। और देख लेते हैं अपन, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, या उन बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित निगेटिव टाइप वर्ड होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। व्याख्या के रूप में व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी बात गलत है। उसके बाद अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, ये भी बात गलत है। तो नीचे के तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो इसमें से अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हैं शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन लाया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्याख्यान भी गलत होता है, और यहाँ भी अस्पष्ट अस्वस्थ और क्या व्याख्या दे रहा है, ये भी बात गलत हो जाएगी। 25 का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए यानी किस समय में बच्चा जो है भाषा विकास बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो पहला ऑप्शन मध्य बचपन का समय, दूसरा ऑप्शन वयस्कावस्था, तीसरा ऑप्शन प्रारंभिक बचपन का समय, चौथा ऑप्शन जन्म पूर्व का समय। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो होता है प्रारंभिक बचपन का समय माना जाता है। प्रारंभिक बचपन के समय में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, जिस भाषा का प्रयोग वो अगले को देखते हैं उसी भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं और उसी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो 26 का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन, 27वां कह रहा है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापिका के तौर पर अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, या भाषा को क्या करना चाहिए, भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी प्रयोग प्रोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, या फिर भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो फटकारना नेगेटिव हो जाएगा, बच्चों को आप डांट नहीं सकते हैं और दूसरे विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव भी नहीं रखा जा सकता है। तो ये कौन सा हमारा 27वां क्वेश्चन था। इसमें भाषा के शुद्ध एकल रूपी उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, या तो दूसरा हो जाएगा या तो पहला हो सकता है। पहला क्या दिया था 27 में, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। किसके परिप्रेक्ष्य में, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापक के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। तो यदि बालक इधर उधर फेरबदल कर रहा है भाषा को, तो उसको क्या करना चाहिए, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए पानी पानी वो बार बार बोल रहा है, या पानी को कभी वाटर भी बोल दे रहा है, तो आप बताओगे कि हाँ पानी को ही वाटर कहते हैं, पानी को ही जल करते हैं, यानी उसका अर्थ बता के आप फिर से उसको समझा दोगे तो वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो हमारा 27 का जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 क्वेश्चन कह रहा है, कथन दिया गया है इसमें, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। इसमें तर्क दिया गया है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो इसमें सही विकल्प चुने। तो क्या कहा है इसमें, पहला ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की व्याख्या करता है, सही, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, या आर सही है किंतु ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें 28 में जो ये दिया गया है, इसमें कहा गया है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को
लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। ये बात तो सही। मान लीजिए कोई लिखित सामग्री या बच्चे को लिखने के लिए दिए हैं, तो यदि आप श्रवण सामग्री उपलब्ध करवा देंगे तो वो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा। उसके बाद तो ये तर्क दिए गए, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प भी दिए गए, यानी बच्चे को लिखित सामग्री तो दी गई है, उसको श्रवण के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा और वो कई प्रकार के उसको विविध सामग्री उपलब्ध करवा रही है। तो ये प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों में से जूझते विद्यार्थी। तो दोनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो 28 का जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो 28 का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में, ये पिछली बार एग्जाम में सीटेट एग्जाम में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रस्तावित होता है? बच्चों में भाषा विकास किससे प्रस्तावित होता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, केवल आनुवंशिकता से, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण से, केवल पर्यावरण से। तो जहाँ जहाँ केवल लगा है पहले उसको काट दो। अब ना तो आनुवंशिकता से ना तो पर्यावरण से, तो बालक का विकास कहाँ होगा फिर? तो ये भी गलत है। बालक का विकास जो होता है वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो 29 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा सारे क्वेश्चन जो हमारा जो चैप्टर 8वां चैप्टर दिया गया है बाल विकास में भाषा और चिंतन, उसके सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में संकलित किए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।